वक्त हो गया है बहस के उस शो का जहां घुमा फिरा करने सीधे टू दी पॉइंट सवाल पूछते हैं। मोदी 3.0 सरकार में कैबिनेट का बंटवारा तो हो गया, लेकिन अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर पेच फंसा है, जिसे लेकर बीजेपी सहयोगियों से मंत्रणा कर रही है। इस बीच विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर को लेकर एनडीए के सहयोगी टीडीपी पर पासा फेंका है। विपक्ष कह रहा है कि टीडीपी का डिप्टी स्पीकर होगा तो विपक्ष पूरा समर्थन करेगा, वरना स्पीकर के लिए विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आजाद भारत में पहली बार स्पीकर के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस के मुताबिक इस बार संसद में पहली वाली स्थिति नहीं है, मामला उनके पक्ष में है। तो क्या सुलझ जाएगा स्पीकर का पेच या फिर चुनाव की नौबत आएगी? क्या यह एनडीए की एकजुटता की अग्नि परीक्षा है? आज इसी पर बहस होगी टू द पॉइंट, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण भी हो गया। लेकिन लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, इस पर पेच फंसा हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा स्पीकर पर सहमति के लिए लगातार मंथन कर रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए में शामिल किसी सहयोगी दल को दे सकती है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि टीडीपी का कोई सांसद डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमान सौंपी है। मंगलवार को उनके घर पर स्पीकर पद के मुद्दे पर बैठक भी हुई, जिसमें बीजेपी और एनडीए के कई नेता भी शामिल हुए। एनडीए के सहयोगियों ने अभी तक कोई नाम नहीं सुझाया है और फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया है। खबर है कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद की मांग कर रहे विपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने विपक्ष के नेता को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया तो वो स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। और अब टू द पॉइंट बहस के 5 सवाल। पहला सवाल, क्या स्पीकर पद पर सर्वसम्मति बना पाएगी बीजेपी? दूसरा सवाल, क्या विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिल पाएगा? तीसरा सवाल, क्या स्पीकर के चुनाव को विपक्ष ने बीजेपी को उलझा कर रख दिया है? स्पीकर का चुनाव एनडीए की एकजुटता की अग्नि परीक्षा है क्या? और सवाल यह भी कि क्या स्पीकर के लिए चुनाव से टूटेगी संसदीय परंपरा? इसी पर आज होगी टू द पॉइंट बहस। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता, ए.के. वाजपेयी साहब एलजेपी-आर के प्रवक्ता, ज्योत्सना तिरुनगरी नेता है टीडीपी की। मैं शिवम त्यागी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। शिवम त्यागी स्क्रीन पर शायद अभी इस वक्त नहीं है। ए.के. वाजपेयी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और मुझे लगता है कि टीडीपी से ज्योत्सना जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ज्योत्सना जी, क्या टीडीपी ने कोई नाम सुझाया है डिप्टी स्पीकर के लिए? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। हमारा एनडीए की तरफ से स्पीकर का नाम आएगा। स्पीकर के जो कैंडिडेट हैं हमारे एनडीए की तरफ से आएंगे, तो या फिर वो टीडीपी से हो या जेडीयू से हो या बीजेपी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एनडीए के होंगे, कहीं से भी होंगे। और उसके बारे में हम लोग आपस में सलाह मशवरा करके कर लेंगे। नहीं, डिमांड टीडीपी की थी ना कि स्पीकर के लिए, फिर हो गया, बात हो गई डिप्टी स्पीकर के लिए। नहीं, कौन बोला कि डिमांड टीडीपी की थी स्पीकर का? अच्छा, कोई डिमांड नहीं थी। विपक्ष ने बोला क्या? कौन बोला? ये बात तो बताइए मुझे आप। भाई विपक्ष तो कह रहा है कि टीडीपी कोई नाम लेकर सामने आए तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अब एक चीज बोलती हूँ सर, अगर इन लोगों को सुबह सुबह भी सपने देखने का कुछ है तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। हम टीडीपी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक चीज बोले कि हमारे तरफ से हम एनडीए में एक अलायंस पार्टनर है, स्ट्रॉन्ग अलायंस पार्टनर है, जेडीयू भी है और बाकी सब पार्टियां हैं। और हम लोग आपस में, जैसे हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री के ये चुने हैं, वैसे ही हम लोग अपने स्पीकर के भी, अपने डिप्टी स्पीकर के भी सब हम लोग चुनेंगे। अगर हमें चुनना है तो इसमें विपक्ष का नाम कहां से आ गया? तो विपक्ष से कोई बातचीत हुई है कि नहीं हुई? नहीं, कांग्रेस ने कोई ऑफर दिया है, नहीं दिया है? कांग्रेस हमें क्यों ऑफर देगा? हम एनडीए में हैं। और दूसरी बात है, मेरी आप पूरी बात बोलने दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ, टीडीपी के मन में क्या है विपक्ष झांक के देख रहा है क्या? टीडीपी के दिमाग में क्या है, टीडीपी के मन में क्या है, विपक्ष झांक के देख रहा है? हमने बोला है कि हमें स्पीकर के पद होना है। हमने कहा, हमने इनको बुला के बोला है कि भाई हमने एक डिमांड रखा है। बोला है, ये बोला है क्या? ठीक है, मैं रंजीत जी से सवाल ले लेता हूं। रंजीत जी,
जी प्रत्युष जी, विपक्ष कह रहा है कि टीडीपी अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी डिप्टी स्पीकर के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अब ज्योत्सना जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष तो सब कुछ जानता है, लगता है हर किसी के मन की बात झांक लेता है वो। देखिए प्रत्युष जी, एक सामान्य परंपरा रही, संसदीय परंपरा रही कि डिप्टी स्पीकर का पद प्राय विपक्ष को दिया जाता रहा। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से इन्होंने कई संसदीय मर्यादाओं का क्षरण किया और उसमें डिप्टी स्पीकर का पद तो देना दूर, जब हमारी सीटें कम रही तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी इन्होंने नहीं होने दिया, आपको ध्यान होगा। जबकि दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के केवल 3 विधायक जीत कर आए और तब भी वहां उनको नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया था। तो उस हिसाब से देखें तो बहुत छोटे मन से काम करने वाले ये लोग हैं और उसमें संसदीय मर्यादा का भी बार बार इन्होंने क्षरण किया है। जहां तक इस बार के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद की बात है, अभी सारे विकल्प खुले हुए हैं, पार्टी इस पर निगाह बनाए रखी हुई है। और जहां देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए रंजीत जी मुझे एक बात बताइए, अगर डिप्टी स्पीकर एनडीए के घटक दल का होगा तब भी आप उम्मीदवार खड़े करेंगे क्या स्पीकर के लिए? मैंने यही कहा प्रत्युष जी कि अभी इस पे सारे विकल्प खुले हुए हैं और हम लोग केवल कांग्रेस पार्टी तो इंडिया गठबंधन में है नहीं, बहुत सारे दल हैं, 237 सदस्य हैं हमारे, तो हम लोग आपस में विचार करके इस पर कोई रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करना है। हाँ, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको आम सहमति बनानी चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर यदि आम सहमति से कोई फैसला होता है तो मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र के लिए वो अच्छा संकेत होगा। तो ये बताइए कि फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि मामला इस बार गड़बड़ है, संख्या इनके हक में नहीं है? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर, एनडीए के पार्टनर छोड़कर चले जाएंगे? देखिए, एनडीए के पार्टनर के तरफ से इस प्रकार की मांग, जो कि मीडिया में ही आप लोग दिखाते रहे कि तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा या जदयू ने मांगा, तो उसके पीछे कारण उनका भय है। उनको पता है कि जिस तरह से उन्होंने शिवसेना को, एनसीपी को तोड़ा है, अपने घटक दलों को ही तोड़ देते हैं, तो उनको डर लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष होगा तो तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी जैसी पार्टियों को वो तोड़ देंगे। इसलिए वो इनके जो घटक दल हैं वो ये चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद। ठीक है, मैं शिवम त्यागी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जरा इस डर पर जो सवाल किया आपने, ज्योत्सना जी इस पर बेहतर जवाब देंगी। ज्योत्सना जी, कोई डर है क्या एनडीए के पार्टनर्स में? बिल्कुल नहीं है। हम एनडीए के बदौलत चुनाव में गए, चुनाव बड़ी मेजॉरिटी से जीते हम लोग। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात लिए तो 164 आउट ऑफ 175 इज आवर नंबर, 21 आउट ऑफ 25 इज आवर नंबर। तो हमारा नंबर क्लियर है। हम बहुत जबरदस्त, ये इसको जबरदस्त जीत बोलते हैं हम लोग। जब हम लोगों ने एक जबरदस्त जीत हासिल करी हो और हम लोग एक अच्छा अलायंस में जा रहे हो, इन लोगों को क्या परेशानी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही बोल रही हूँ प्रत्युष जी, इन लोगों को ये कहां से झांक के देख रहे हैं, टीडीपी के दिमाग में या टीडीपी के मन में कहां से झांक के देख रहे हैं कि हमें कुछ डर है। हम तो आप देखें, ये स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, कितने मजबूत एक गठबंधन है वहां पे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इन लोगों को? और ये लोग बोलते हैं कि पिछली बार की, बहुत पहले, मतलब 2018 में ऐसा हुआ, 2015 में ऐसा हुआ जेडीयू के साथ, या 2018 में टीडीपी के साथ ऐसा हुआ। सर, हम हमेशा इश्यू बेस्ड पे एक आध बार हमने उन लोगों से डिफरेंसेस आए होंगे, मगर अगर आप देखेंगे तो आइडियोलॉजिकली हम लोग हमेशा सिमिलैरिटीज, कोई परेशानी नहीं है। अगर शिवम त्यागी, क्या सर्वसम्मति से फैसला हो जाएगा जो अब तक की संसदीय परंपरा रही है? स्पीकर पर आजाद भारत में आज तक चुनाव नहीं हुआ, कहीं इस बार चुनाव की नौबत तो नहीं आ जाएगी? वो तो छोटे मन वालों को देखना पड़ेगा, जिनका मन और मानसिकता दोनों ही छोटी हो। मुझे लगता है उनके लिए कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो सकती है, लेकिन आना तो चाहिए। मैंडेट की जहां तक बात है वो एनडीए के पास है। एनडीए के घटक दलों की जो स्टेटमेंट है वो मुझसे पहले मेरी बहन जो ज्योत्सना जी है, टीडीपी की नेता, उन्होंने बता दिया। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता जबरदस्ती इस बात पर तुले हुए कि नहीं,
टीडीपी परेशान है, उनकी प्रवक्ता कहते हैं अरे नहीं भाई हम परेशान नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं आप परेशान है। वो कहते नहीं नहीं हम तो चाहते हैं कि जो स्पीकर हो उसका जो पद है उस पर कोई हमारी तो दिक्कत है ही नहीं। कहते नहीं आप बहुत दिक्कत में है, आप बहुत परेशान है। नीतीश जी बहुत परेशान है। नीतीश जी कह रहे अरे भैया नहीं है हम परेशान, अपनी परेशानी हम पर काहे थोप रहे हो। परेशान अगर कोई है तो या तो कांग्रेस वाले होंगे या फिर बाकी दल होंगे। एनडीए में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। चीजों को लेकर क्लैरिटी है, सब एक साथ है, एक साथ जुड़े हुए हैं, कंसोलिडेटेड है, कहीं कोई इशू ही नहीं है किसी तरह का। हाँ विपक्ष को जरूर कहीं ना कहीं ये है कि वो जाकिर खान कहता है ना कि हर पत्थर जो है उसके लिए उन्हें तो कुछ पत्थर तैयारी में लगे हुए हैं 5 साल की, कि लगातार कुछ ना कुछ कि नहीं हमारी कोशिश है, हम कोशिश करेंगे, हम हो सकता है विचार करेंगे, टीडीपी अगर अपना डिप्टी तो शिवम त्यागी हो सकता है कि हम अब तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई फाइनल नाम क्यों नहीं आया सामने? मैं मानता हूं कि ये एक पार्टी और गठबंधन की पॉलिसी होती है कि किस तरीके से चीजों को आगे लेकर जाना है। और हमारा जो एनडीए का सभी पार्टियों का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उतना मजबूत और मच्योर है कि चीजों को किस तरीके से आगे लेकर जाना है वो हमसे बेहतर जानते हैं, शिवम त्यागी से बेहतर जानते हैं या ज्योत्सना जी से बेहतर। अच्छा इतना बता दीजिए शिवम त्यागी, इतना बता दीजिए, स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रख रही है, डिप्टी स्पीकर का पद अपने सहयोगी को दे रही है। वो सहयोगी कौन होगा, जेडीयू, टीडीपी या कोई और? प्रत्युष जी उसके लिए कम से कम आपको थोड़ा सा अभी 20-25 साल बाद ये सवाल शिवम त्यागी से पूछना होगा, जब शिवम त्यागी उस हालात में होगा कि ये जवाब आपको दे सके। आप भी तब तक काफी पुराने हो चुके होंगे, मैं भी शायद उस स्तर पर पहुंच जाऊं कि मैं बता पाऊं कि अंदर मीटिंग में क्या डिस्कस अभी तो फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी पूछना कि स्पीकर के लिए कौन नाम और डिप्टी स्पीकर के लिए कौन सा नाम है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, कई विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि एनडीए एकजुट नहीं है, इसलिए टीडीपी और जेडीयू पर पासा फेंका जा रहा है कि आप अपने नाम को, कैंडिडेट को सामने करो डिप्टी स्पीकर के लिए, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपको जवाब दे दिया। आपने सीधा सवाल पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी स्पीकर पद अपने पास रखेगी या डिप्टी स्पीकर अपने सहयोगी दल को देगी। कह रहे 25 साल इंतजार करो। अभी हम प्रवक्ता हैं लेकिन हमको कुछ बताया नहीं जाता है, हम तो भाई कार्यकर्ता से भी नीचे हैं, हमारे पे कोई खबर ही नहीं होती है, बस भेज दिया जाता है टीवी पे जाइए बोलिए, हमें कुछ बताया नहीं जाता है कि भैया क्या है नहीं। अब भैया पार्टी का पक्ष रखने आए हो, कह रहे हो 25 साल बाद। ये है भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है। यहाँ प्रवक्ता को कुछ मालूम नहीं होता है, यहाँ उनके नेताओं को कुछ मालूम नहीं होता है, कुछ चंद 1, 2, 4 लोग हैं जिनसे पार्टी चल रही है। तो कौन है पार्टी जो अब अपने कंट्रोल में चला रही भैया? प्रवक्ता को नहीं मालूम है, प्रवक्ता को नहीं बताया गया। प्रवक्ता टीवी पे बोल रहा है कि नहीं भैया 25 साल इंतजार करो तब बताएंगे स्पीकर कौन बनेगा। 25 साल इंतजार करें क्या? सरकार बने कितने दिन हो गए आपको? 25 साल इंतजार करो तब हम बताएंगे। कन्नौज से कौन लड़ेगा? बात कर रहे हैं कन्नौज से कौन लड़ेगा? बड़े प्रवक्ता है ना, आप बताइए कन्नौज से कौन लड़ेगा? कन्नौज से रिजाइन भाई बड़े प्रवक्ता है ना, बताइए कन्नौज से कौन लड़ेगा? नहीं नहीं अभी रिजाइन ही नहीं किया तो समाजवादी वालों को कुछ बताया ही नहीं जाता। कन्नौज से एमपी है यार, बताता ही नहीं, बिना फीड करे हुए ऐसे भेज देता है। कन्नौज से लड़ेगा, पता ही नहीं आपको भाई कन्नौज से कौन लड़ेगा? बताइए, ये तो देखो, बता कर जाइए। सुन लो मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहले आगे पीछे इधर उधर नहीं, कन्नौज से कौन लड़ेगा? आपके बीच में नहीं बोला, आप मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला। खिसियाहट है, परेशानी है, मैं समझ सकता हूँ। कन्नौज से बता कर जाइए कौन लड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ परेशानी, बड़े प्रवक्ता परेशानी में समझ रहा हूँ, समझ गया परेशानी। आप चुप हो जाइए। एक सेकंड बीजेपी की अनुराग भदौरिया जी, टू द पॉइंट सवाल था कि क्या विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि एनडीए एकजुट नहीं है? नहीं, डिंपल जी और अखिलेश जी। एक सेकंड शिवम त्यागी जी, मेरा सवाल अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग जी, क्या विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है कि एनडीए एकजुट नहीं है? अब एकजुट होता तो अब तक बता देते ना स्पीकर कौन बनने वाला है। कितने दिन हो गए सरकार को बने हुए, स्पीकर तय नहीं हो पा रहा है, डिप्टी स्पीकर तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की मांग है कि डिप्टी स्पीकर आना चाहिए प्रतिपक्ष के पास। सवाल यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पे चल रही है, सहारे पे चल रही है, और जो सहारे पे चलते कब बेसहारा हो जाते हैं उन्हें पता नहीं होता। इसलिए सहारे पे चलने वाले लोग दूसरी तरफ सहारा को बहुत पकड़ के चलते हैं। उन्हें पता है AK वाजपेयी साहब के पास से गिर जाएंगे, AK वाजपेयी जी, उनको कुछ मालूम नहीं है। कैबिनेट का बंटवारा तो हो गया आसानी से, हाँ, में सरकार ऐसी थोड़ी नाराजगी हुई आपके सहयोगी दलों में, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर पेच फंस गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एनडीए की एकजुटता की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है? देखिए आप खुद ही कह रहे हो कि आसानी से हो गया कैबिनेट बंटवारा। देखो यहाँ सारे काम आसानी से होते हैं।
और आसानी से इसलिए होते हैं कि सारे पार्टियों ने, सारे नेताओं ने, जो एनडीए में अलायंस है, सबने मोदी जी को सर्वमान्य नेता माना था, माना है और आगे भी मानते रहेंगे। सर्वसम्मति से निर्णय होते हैं। जब आपने नेता ही मान लिया तो हमारा काय की डिमांड है? ना कोई डिमांड है, ना कोई क्लैश है। ये तो विपक्षी लोग परेशान इसलिए हैं कि मोदी जी कैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, ये है इनकी परेशानी का आलम। तो अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। प्रधानमंत्री साहब ने तो उतरे ली और प्रधानमंत्री की सरकार पूरे पार्टी दो भाग में ना बट जाए, जैसे पहले ये बट है गई थी, इसलिए हम परेशान हैं। अरे आपके भाई बंधु हैं, इसलिए हमें चिंता आपकी होती है। पहले भी आपकी पार्टी भी बटी है, पहले आपकी पार्टी दो भागों में बटी है, आपकी पार्टी रोड पे आ गई थी। आप कैसे व्यक्ति है? मैं आपकी चिंता कर रहा हूँ, आप हमारे बारे में सोच में, मैं तो कह रहा हूँ आपकी चिंता कर रहा हूँ, आप कहाँ इधर उधर जा रहे हैं? मुझे डर लगता है कि आपकी फिर पार्टी दो भागों में ना बट जाए। पहले बटी है दो भागों में। बड़ी पार्टी बीजेपी है, 240 सदस्य एमपी उसके जीत के आए हैं। उनका हक बनता है कि वो स्पीकर अपना अपॉइंट करें। छोटी पार्टी इसीलिए अपने अधिकारों को जानती है, नंबर 1। गठबंधन की धर्म की जो सीमाएं हैं उनको भी जानती है। उनको ना वो लानते हैं ना हम लोग नाटते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2014 में बीजेपी की 282 सीटें आई थी, 2019 में 303 सीटें आई, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सभी गठ के दल के लोगों को मंत्री बनाए और कैबिनेट में जगह। ये कोऑर्डिनेशन का बात होता है। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, इन लोगों अब तक की ये परंपरा रही है कि स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता। आज तक आजाद भारत में चुनाव नहीं हुआ। अब अगर विपक्ष इस बार अपना उम्मीदवार खड़ा कर देता तो शायद ये पहली बार होगा कि स्पीकर के लिए भी चुनाव हो। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि इसी आजाद भारत में एक स्पीकर अपोजिशन का भी बना है? संगमा साहब उसके उदाहरण है। देखिए प्रत्युष जी, जिस प्रकार का रवैया विपक्ष का है और जिस प्रकार से विपक्ष ने असंसदीय और अलोकतांत्रिक व्यवहार किया है कि एक सरकार के जीतने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी, एक सामान्य शिष्टाचार होता है कि प्रधानमंत्री जी चाहे विपक्ष का भी कोई मुख्यमंत्री बनता हो तो प्रधानमंत्री जी उसको बधाई संदेश देते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि न राहुल गांधी से, न श्रीमती सोनिया गांधी से या किसी अन्य से बधाई संदेश आया है। एक ऐसा विपक्ष जो खुद ही नकारात्मकता में जी रहा हो, उस विपक्ष से आप संवैधानिक और लोकतंत्रीय मर्यादा की आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इन बातों को दरकिनार करते हुए कि क्या विपक्ष सोचता है, एनडीए गठबंधन को एकजुटता के साथ स्पीकर भी आएगा, डिप्टी स्पीकर भी आएगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मर्यादाएं तो नहीं थी, संसदीय परंपरा तो कहीं नहीं थे कि एक प्रधानमंत्री बनाया जाए और वो 10 जनपद से चलाया जाए। मर्यादा तो ये नहीं थी कि एक एनएसी बने और श्रीमती सोनिया गांधी के यहाँ फाइल जाए, उसके बाद मनमोहन सिंह फाइल जाए। मर्यादा तो ये नहीं थी कि कैबिनेट का नोट आए और राहुल गांधी उसे फाड़ करके हवा में प्रेस क्लब में फेंक दें। ऐसे विपक्ष से, और ख़ास करके जब कांग्रेस के पास 99 सीटें आ गई हों, तो वह मुझे ऐसे ही दिख रहा है। 2-3 दिन का बयान मैं देख रहा हूँ तो जैसे एक बिहार में कहावत है, उलबुलायल चलना। आदमी को पैर जमीन पर होता ही नहीं है। वही समाजवादी पार्टी का है। आप, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा परिश्रम किया है, बहुत अच्छी आपको सफलता मिली है। आप अपने व्यवहार को मर्यादित कर दें, नहीं तो आपका जो पार्टी का जो चित्रण है वो एक ही लंठों और गुंडों वाली पार्टी का चित्रण है। अब आप यही व्यवहार करना चाहते हैं संसद के अंतर्गत। मुझे अखिलेश जी के व्यवहार में बहुत अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूँ, कोई अमर्यादित भाषा का वो सामान्यतः प्रयोग नहीं करते। ये है कि लेकिन कल जाकर क्या सर्वसम्मति से स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो जाएगा? कोई उम्मीदवार खड़ा करने की नौबत नहीं आएगी? आपको लगता है क्या? मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, खास करके कांग्रेस पार्टी रवैया अपनाए हुए, मुझे लगता है कि वो संसद न चले इसी बात पर वो कायम है। ओके,
संसद न चलाने देना, भदौरिया भी कुछ यही कहना चाह रहे हैं। मैं अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले स्पीकर के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि उनका पलड़ा भारी है। सुनिए। 50-50 का नहीं है, मामला हमारे पक्ष में है। वो तो बैसाखी पर चल रहे हैं, वो बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। टीडीपी से लेकर जेडीयू रोज सरकार को लताड़ रही है, आरएसएस लताड़ रहा है, राजभर जी कह रहे हैं इन्हीं की वजह से चुनाव हार गए। तो मामला इनके पक्ष में नहीं है, 50-50 नहीं है, पलड़ा हमारा भारी है। देखिए कौन कब किधर चला जाए इनको पता ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हमारे जो चुने हुए सांसद हैं, हमारे सदन की नेता जो हैं सोनिया जी और खरगे जी, इसका जरूर अच्छा एक निष्कर्ष आएंगे, निर्णय लेंगे। अब एनडीए के सहयोगी भी चाहते हैं कि स्पीकर का पद उनकी पार्टी के पास हो। इसके लिए विपक्ष की ओर से भी बयान सामने आया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर टीडीपी स्पीकर का उम्मीदवार खड़ा करती है तो वो समर्थन करेंगे। लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहें तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। अब दो बातें इसमें देख लीजिए। संजय राउत कह रहे हैं कि टीडीपी उम्मीदवार तो खड़ा करे, पूरा इंडिया अलायंस उनके साथ होगा। सुप्रिया श्रीनेत कह रहे हैं कि मामला पहले बार की तरह नहीं है, अब जो है हालात बदल चुके हैं, 50-50 का मामला है। ज्योत्सना जी, सामने से ऑफर चलकर आ रहा है। नहीं, मैं इसीलिए बोल रही थी प्रत्युष जी, वो लोग दिन में सपने देख रहे हैं। खैर वो बात तो छोड़िए, मुझे तब से ये एक बात समझ में नहीं आ रही, इन लोगों को बहुत आपत्ति हो रही है कि स्पीकर कौन रहेंगे, टीडीपी से रहेंगे, जेडीयू से रहेंगे, बीजेपी से रहेंगे। इन लोगों को ये आपत्ति बहुत हो रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है ये तो बता दो पहले। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? आप लोगों में पहले एक सुलह कर लो। ओके चलिए रंजीत जी, टू दी पॉइंट सवाल पूछ लिया, ज्योत्सना जी ने। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, नाम तो बता दीजिए। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए हमारे सभी दल अभी बैठेंगे और उस पर निर्णय होगा। आपस में सहमति बन चुकी है। देखिए टीडीपी और जेडीयू का डर समझिए। नीतीश जी क्यों निराश हैं? कहाँ डर है? आप लोगों में डर है सर। हमें तो कोई डर नहीं है सर। रंजीत जी एक बात है, आपके इसमें तो दल बैठ के बात करेंगे, हमारे इसमें हमारे दल बैठ के नहीं बात करना है। पहले ही आप बता दोगे टीडीपी डर रहा है, जेडीयू डर रहा है, आप ही बता दोगे, आप ही ये डिसाइड कर दोगे। ये कहाँ की नीति है सर? हम तो बड़े अच्छे गठबंधन में। नीतीश जी के बारे में आप लोगों ने ही दिखाया कि कभी वो रक्षा मंत्रालय मांग रहे थे, कभी रेल मंत्रालय मांग रहे थे, लेकिन तेजस्वी जी मछली खाते हुए दिखे तो उनको मछली पालन विभाग दे दिया कि भाई वहां मछली पालन करके तेजस्वी जी आदि को। लेकिन रंजीत जी जब विपक्ष ये कह रहा है कि अभी तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के कोई नाम सामने नहीं आया, इतनी देर क्यों हो रही है? फिर तो सवाल कांग्रेस से भी पूछा जाएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम तय हो गया है क्या? अगर हो गया तो प्लीज बता दीजिए। देखिए ये जो सवाल है ना, ये सवाल हम लोग अभी नहीं पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि टीडीपी ने ये जो मांग की और ये आप लोगों ने ही चलाया कि टीडीपी की मांग है स्पीकर पद की, और नीतीश जी के पार्टी की मांग भी आप लोगों ने ही चलाई। और वो रंजीत जी, मैं टीडीपी की प्रवक्ता हूँ, हमने कोई मांग नहीं की। रंजीत जी, मैं टीडीपी की प्रवक्ता हूँ, हमने कोई मांग नहीं की। बीच में नहीं बोलता, आप बोल टीवी पर ही फैक्ट चेक हो गया, बताइए। ज्योत्सना जी, मैं बीच में नहीं बोलता, आप लाइव टीवी पर फैक्ट चेक हो गया, बताइए। ये तो देखिए प्रत्युष जी, देखिए शिवम भाई की दिक्कत क्या है कि ये बहुत निराश हैं। कुछ दिन पहले तक आपको याद होगा, ये अपने टी शर्ट पे अब की बार 400 पार लिख के बार बार आते थे और कहते थे मोदी जी 10 लाख वोट से जीतेंगे। वो तो हारते हारते जीते। आपने देखा होगा कि सुबह का 2-3 राउंड मोदी जी खुद चुनाव हार रहे थे। तो शिवम भाई अभी परेशान है, इसलिए 25 साल बाद वो बताने की बात करते हैं। सियासत में कहावत है, जिसका स्पीकर उसकी सरकार। अब स्पीकर का रोल इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, यह भी आप सबको याद होगा। 1999 अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी और उस वक्त
स्पीकर की कुर्सी पर, अब देखिए इसे संयोग कहें या क्या, टीडीपी के थे जीएमसी बालयोगी साहब, गिरधर गुमांग ने एक वोट डाला, सरकार गिर गई। तो स्पीकर का वोट कितना इंपॉर्टेंट है इसे समझिए। क्यों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हर कोई अपने पास रखना चाहता है कि ये प्रोफाइल हमारे पास, ये पोर्टफोलियो हमारे पास रहे, स्पीकर का पद हमारे पास रहे। मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं, क्या यही सबसे बड़ी वजह है स्पीकर का रोल? मैंने इसीलिए 1999 का जिक्र किया। देखिए एक बात मान के चलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हो, वो लोकतंत्र में विश्वास कम रखती है। संविधान में भी आप देते ही उनका विश्वास कैसा है। अरे ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी कि आप कहते खुद से कि आप डिप्टी स्पीकर हम विपक्ष को देते हैं। भैया आप 240 सीटें लेके आए हैं ना, हमारे पास 234 सीटें हैं, 6 सीटें तो आपकी ज़्यादा है ना। आपने एनडीए गठबंधन बनाया, अब एनडीए के साथ मिलकर आप सत्ता चला, माने आप भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है ना बेसिकली। 32 सीटों की बैसाखी पे है ना, वो 32 सीटें, 1 2 4 5 10 नहीं, 32 सीटों की बैसाखी पे है। जब आप बैसाखी पे चल रहे हो तब आप इनसिक्योर तो हो गई ना। अगर आप इनसिक्योर नहीं होते तो आप खुद ही बोल देते डिप्टी स्पीकर भी आप रख लो, स्पीकर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे टीडीपी का बन जाए चाहे जेडीयू का बन जाए। आपके मन में चोर है, मन आपका काला है, तभी तो आप नहीं बोल रहे हो ना खुल के। आप बीजेपी खुद बोलती ना, अपने टीडीपी साथी को बोलती हम डिप्टी स्पीकर आपको दे रहे हैं, जेडीयू साथी को बोलती हम आपको दे रहे हैं, दोनों में जो चाहे ले लो। क्यों नहीं दे रहे हैं आप उन्हीं के सारे तो सरकार चला रहे हैं और उनको ऑफर भी नहीं करना चाहते। आप ऑफर तो करो, अगर वो कहें हम नहीं बनेंगे तब देखना। दूसरी बात, हमारे सहयोगी वाजपेयी जी अभी हल्ला मचा रहे थे। वाजपेयी जी आप सत्ता सपोर्ट कर रहे थे, बीजेपी सरकार की सपोर्ट में थे, उसी समय आपकी तब भी आपकी पार्टी को 2 भागों में बांट दिया गया था। तो मैं आपका मित्र हूं, आपका शुभचिंतक हूं, इसलिए आपको सजेशन देता हूं। कल आपकी पार्टी फिर 2 भाग बट गई तब क्या करेंगे? फिर बैठ के चिल्लाएंगे? फिर संभालना तो हमें पड़ेगा ना, आपकी आवाज हमें उठानी पड़ेगी क्योंकि आप मेरे साथी हैं। तब आप क्या करेंगे बताइए आप। इसीलिए मैं अपने सहयोग जो साथी लोग हैं हमारे, चाहे टीडीपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे पासवान जी हो, मैं हमेशा से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जो सहयोगी दल होते हैं उन्हीं को 2 भागों में बांट देती है। भैया आपने देखा नहीं शिवसेना को 2 भागों में नहीं बांटा क्या? एनसीपी को 2 भागों में नहीं बांटा क्या? चिराग पासवान जी की पार्टी 2 भागों में नहीं बांटी क्या? कल जो उनके सहयोगी दल है उनके साथ क्या करेंगे? वाजपेयी जी कर सकते हैं क्योंकि इनकी आदत है, दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। आदत है, वो आदत तो नहीं जाएगी ना। साहब दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। हमारा दरवाजा खुला, जब मन करे आ जाना। वाजपेयी जी भदौरिया साहब को गिनती तो आती नहीं है। है। हम तो कह रहे हैं कि उनके 234 से हमारे 240 से। अरे इनसे पूछिए, प्रीपोर्ट अलायंस से 294 है हमारे। प्रीपोल अलायंस का मतलब समझते हो ना? आप कुछ संवैधानिक स्टेटस है तरीके से। पता है टीडीपी का जेडीयू का कितने दिन आपका साथ है। आप खाली अंगूर आपको तो मिलने नहीं है ना, आपको स्पीकर मिलना है ना आपको डिप्टी स्पीकर मिलना है। जनता के साथ है, जनता ने हमें जिताया, भारतीय जनता पार्टी को हराया है और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराया। 400 पार वाले कहाँ चले गए? वो 400 पार का पट्टा डाल के आने वाले कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जो 400 पार का नारा बात करोगे तो समझ आएगी लोगों को। आपसे हमारी बहन ने एक सवाल पूछा है कि कौन है भाई आपका बताइए, तो वो तो आपसे जवाब मिला नहीं। तो कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी दाएं जा रहे हो, कभी बाएं जा रहे हो। अरे भाई हम सत्ता में है। सरकार आपकी बात फलाने की गारंटी। ज्योत्सना जी एक सवाल करना चाह रही। ज्योत्सना जी, अनुराग जी आपसे एक सवाल। अनुराग जी आपसे एक सवाल। अनुराग जी आपसे एक सवाल है मेरा आपसे। अनुराग जी आपसे एक सवाल है की आदत है। अनुराग जी टीडीपी की प्रवक्ता आपसे एक सवाल करना चाह रही है। अनुराग जी मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी सुन लीजिए सवाल। अनुराग जी सवाल तो सुन लीजिए। आप जिन्हें अपने पाले में लाना चाह रहे हैं वो आपसे कुछ पूछना चाह रही है। आप जिन्हें अपने पाले में लाना चाह रहे हैं वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रही है। सुन तो लीजिए अनुराग जी, सुन लीजिए। मेरा एक सवाल है, जरा सुन तो लीजिए। आप सवाल तो कीजिए, आप सवाल कीजिए ज्योत्सना जी, सुन रहे हैं। मैं ये बोल रही थी अभी जो नंबर्स लेके आए हैं अनुराग जी, वो कौन से नंबर्स हैं? अब जैसे बोलिए एनडीए में सबसे बड़ा जो पार्टी है उसका नंबर है 240। आईएनडी में जो सबसे बड़ा पार्टी है उसका नंबर है 99। तो कहाँ की बात कर रही है? कहाँ की बात कर रहे हैं? बैसाखी कौन है? बैसाखी आप हो, हम नहीं है बैसाखी, आप हो बैसाखी। यहाँ पे बात समझ लो, पहले बात समझ लो अनुराग जी। 240 कहाँ, 99 कहाँ? बात तो समझ लीजिए सर, बात तो समझ लीजिए पहले। आप ही की नंबर बता रही हूँ अनुराग जी, आप ही की नंबर बता रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं शिवम त्यागी आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा होगा शिवम त्यागी जी, मैंने शुरुआत में इसलिए एक एग्जांपल दिया था कि ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई विपक्ष का स्पीकर ना बना हो। संगमा साहब इसके उदाहरण थे।
और यहां पर विपक्ष कहता है कि सर्वसम्मति से फैसला होता आया है, यहां बड़ा मन और खुला मन दिखाना चाहिए। तो क्या बीजेपी वो बड़ा मन खुला मन दिखाएगी? अगर संसद में विपक्ष को भी साथ लेकर चलना है और कोई एक नाम पर सहमति बन जाती है, तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी कि चलो भाई ये नाम है, हमारे साइड से नहीं, आपके साइड से हो, हम इसके लिए तैयार हैं? कितनी देखिए एक तो समाजवादी पार्टी वाले बेचारे जो हैं सत्ता में नहीं है, 10 साल उनको हो गए असेंबली में और अभी 5 साल इंतजार करना है। और खैर जाहिर है केंद्र की सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, बेचारे 30-35 सीटों वाले हैं तो कहाँ ही क्या होंगे। लेकिन आप छटपटाहट देखिए कितनी ज्यादा है। कहते बीजेपी ने हमें ऑफर ही नहीं किया, हमें ऑफर कर देते, डिप्टी स्पीकर कर देते, स्पीकर कर देते, हमें ऑफर कर देते। ये कहते हैं कि टीडीपी छोड़कर जाने वाली है और यहां पर एलजेपी छोड़कर जाने वाली है और नीतीश जी छोड़कर जाने वाले। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव इधर आने के लिए तैयार बैठे हैं एनडीए में, कह रहे हमें ऑफर तो करो, ऑफर करोगे तो हम तुरंत विचार करें। अरे भैया मुझे लग रहा है बिल्कुल एकदम एज पर ही बैठे हो, आने के लिए एकदम तैयार बैठे हो। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? बारे में भी आज आपने बता दिया सरकार के मन। शिवम त्यागी कौन आ रहा है? कौन आ रहा है एनडीए की तरफ? अखिलेश यादव। अभी सुना नहीं आपने? क्यों नहीं बात करती खुले मन से? आपने देखा नहीं, मैंने नहीं कहा, अखिलेश यादव के बारे में अभी कहा, अनुराग भदौरिया ने अभी कहा कि कम से कम हमें डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का पद ऑफर तो करो। अरे भैया इधर आना चाहते हो क्या? मुझे लग रहा है आपस में लड़ाई हो गई, अब आप इनको रोक दीजिए। अब मेरा समय आया, मैं बोला नहीं, वो ज्योत्सना जी के बेहोश में भी बोले। एक सेकंड अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज अपनी बारी में बोलिए, प्लीज अनुराग जी अपनी बारी में बोलिए। 240 के अल्पमत में ये सरकार है और नहीं जनता तक ये ऑफर जाना चाहिए जी, आपको रोकना पड़ेगा देश के अंदर। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी को, जनता ने रोकना पड़ेगा जी, रोकना पड़ेगा जी। आदमी ये आदमी नॉनस्टॉप बोलता है, यहाँ कोई सेलो टेप लेकर। अनुराग जी देखिए मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से मेरा अनुरोध है, एक एक करके बात करेंगे तो लोगों को भी समझ में आएगी। यहाँ पे रहेगा, इसलिए उसने भारतीय जनता पार्टी को हरा के अपने घर भेज दिया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने रोक दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट अनुराग जी ओके ठीक है। अनुराग जी एक सेकंड भाग गए, फिर भी चौड़ा होकर बोल रहे हो कि हम जीत गए। अब आप ओके, आपकी बात हो गई, शिवम त्यागी अपनी बात रखिए, मैं उसके बाद रागी जी के पास जा रहा हूँ। पार्टी है, सुन लीजिए, हारी हुई है। नहीं बात तो शिवम त्यागी रखेगा, लेकिन उनको रोक दीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मैंने तो सवाल पूछा कि क्या ये खुला मन बड़ा मन बीजेपी दिखाएगी? अब उसी पर आ रहा हूं, मैं तो खुद ही कहता हूं खुला मन बड़ा मन दिखाया आपने, लेकिन उससे बड़ी खबर यही है कि समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमको भैया स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दीजिए, यानी कि वो भी आने के लिए तैयार बैठे हैं एनडीए में, यानी कि इंडिया अलायंस में फूट है। और एक और चीज, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात जहां तक है, मुझे तो अभी सूत्रों से पता चला है, भाई न्यूज चैनल के सूत्र होते हैं लेकिन हम लोगों के भी थोड़े बहुत होते हैं, कि आपस में घमासान मचा हुआ है, लड़ाई मची हुई है, एक दूसरे में इस बात की लट्ठम लट्ठा है, इस बात को लेकर के कौन बनेगा। कांग्रेस को अपना चाहिए, समाजवादी को अपना चाहिए, डीएमके को अपना चाहिए, ममता दीदी अपने के लिए पुश कर रही है, उधर जो है और तमाम पार्टियां जितनी भी हैं वो अपने अपने स्तर पर खड़ी हुई है और इसीलिए लड़ रहे हैं। इसीलिए जो है अलायंस में इस तरह की स्थिति बन गई है, सारे इकट्ठे होकर जो है लड़े थे, लेकिन एक स्पीकर जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं दे पा रहे। स्पीकर का नाम नहीं बता पा रहे हो, अभी लट्ठम लट्ठा चल रहा है। अब आप एक चीज बताइए ना, ये देख रहे हैं हमारा आप देख रहे हैं, मतलब अनुराग भदौरिया को रोक पाना संभव ही नहीं है, आदमी लगातार बैकग्राउंड में बोले ही चले जा रहे हैं। स्पीकर बताइए जरा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बताइए कौन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बताइए कौन, कन्नौज से कौन लड़ रहा है बताइए कौन है। यार भविष्य ज्ञाता बने बैठे हुए, पता कुछ है नहीं अपनी पार्टी के बारे में, आते हैं और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। संगीत रागी जी 1999 में बालयोगी जी थे लोकसभा स्पीकर। मैंने उस दौरान जो कुछ हुआ था वो मैंने बताया कि एक उदाहरण है, लोगों को भी समझ में आया, देश को भी समझ में आया कि स्पीकर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना क्रुशियल होता है। एक वोट से सरकार गिर गई थी। और इस बार संयोग देखिए, जो खबरें हैं कि टीडीपी भी चाहती है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उसके पास हो। क्या जो सत्ता में बड़ी पार्टी है वो चाहती है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर वो होल्ड करे, अपने पास रखे? हालांकि परंपरा रही कि डिप्टी स्पीकर अमूमन दे दिया जाता है विपक्ष के किसी सदस्य को, अगर कोई नाम सामने से आता है तो। मैं वही कह रहा हूं, क्या वो परंपरा मेंटेन रहेगी या टूटेगी? देखिए, जो रवैया है उसमें मुझे लगता है वो टूटेगी। दूसरी बात, 1999-98 का दौर कुछ अलग था, आज का दौर अलग है। उस समय भारतीय जनता पार्टी 184 पर थी, 86 पर थी, आज भारतीय जनता पार्टी 240 पर है। उसके जो दो गठबंधन हैं, दो सहयोगी साथी हैं, वो बड़े पुष्ट हैं।
दो क्या, आप रामविलास पासवान जी की पार्टी को ले लीजिए, शिंदे की उठ की पार्टी को ले लीजिए, डर तो बाकी पार्टियों को है, वो अपने आप को बचा लें, महत्वपूर्ण रख लें, प्रासंगिक रख लें, ये उनकी चिंता होनी चाहिए राजनीति में। और 2029 तक अब यही सरकार रहने वाली है। और सुप्रिया श्रीनेश जी क्या कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता आकर के क्या बोल रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक प्री पोल अलायंस था और ये साथी कहीं जाने वाले नहीं हैं। कोएलिशन का चरित्र ऐसा है, गणित ऐसा है कि इसमें से कोई भी नहीं जाएगा। यदि कोई जाता भी है तब भी सरकार के अस्तित्व पर कोई बड़ा संकट नहीं आने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी सहयोगी, टीडीपी को आंध्र प्रदेश की राजनीति से ज़्यादा मतलब है, वो केंद्रीय राजनीति में वैसे भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उस समय भी नहीं उन्होंने ज़्यादा किया था। वो एक निर्णय था जिसके कारण जो है, हाँ, वाजपेयी सरकार गिर गई थी, लेकिन आज की स्थिति वैसी नहीं है। वाजपेयी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, वो चीज़ें जानती है कि वो कैसे मैनेज करना है। इसलिए राही तक कि बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, अभी तक नाम क्यों नहीं बताया? क्या पहले से बता दिया जाता था? क्या नहीं बताया जाता था? संसद का सत्र शुरू होने दीजिए, जब प्रोटेम स्पीकर जो है सभी सदस्यों की शपथ दिला लेंगे, उस बीच में आपको नाम भी आ जाएगा। आपने कभी भी, पहले पत्रकार लोग होते, 10 सेकंड दीजिएगा, पहले राडिया टेप से आप याद कीजिए, पहले पत्रकार लोग तय करता था कि कौन विभाग होगा, कौन मंत्री बनता था, दलाली वहां से शुरू होती थी। अब वो दलाली खत्म हो गई है, अब वो मिडिल मैन खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, सहयोगी गठबंधन के साथ बातचीत चल रही है राजनाथ जी के यहाँ, उन लोगों ने निर्णय ले लिया होगा, लेकिन यकीन मानिए यहाँ से निर्णय मीडिया को अभी प्राप्त होने वाला नहीं हो। और टीडीपी के प्रवक्ता ने ठीक कहा, जब आपके ऑफर को सामने से एनडीए के सहयोगी दल ठुकरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब कि आप बेवजह डोरे डाल रहे हैं। अगर आप उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे तो नंबर गेम तो आपकी तरफ आएगा नहीं। देखिए प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी का भय क्या है ये समझिए। अभी इनके आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार के कारण चुनाव हार गई, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी कहते हैं कि आरएसएस जैसे संगठन की हमें जरूरत नहीं है। तो इनको लगता है कि एक तो बड़ा विरोधाभास वहां हो गया, दूसरा कि नीतीश जी तो संघ मुक्त भारत बनाने चले थे, तो इनको उन पर भरोसा नहीं है। ऊपर से उन्होंने रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय जैसे विभाग मांगे, उनको मछली पालन पकड़ा दिया। जहां तक टीडीपी की बात है, कई तरह के कंट्राडिक्शन इनको दिखाई दे रहे हैं। 4% मैंने टू दी पॉइंट पूछा रंजीत जी। अभी बहस में बीजेपी के साथ साथ उनके 2 घटक दल भी हैं और दोनों खुलकर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हमें आपके ऑफर की जरूरत नहीं है। तो फिर किस आधार पर आप कह रहे हैं कि आ जाओ भैया हमारी तरफ? प्रत्युष जी, ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है ये समझिए। वाजपेयी जी अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति उनके आवास से किस तरह तोड़कर हटाई गई, क्या चिराग पासवान भूले हैं? उनके घर को जबरदस्ती कैसे खाली कराया गया, क्या उन्होंने भूला है? और टीडीपी के साथ क्या बर्ताव हुआ चंद्रबाबू नायडू आप उनको पुराना इतिहास याद दिला रहे हैं कि याद करो आपके साथ क्या हुआ, और आप इस तरफ आ जाओ। चलिए के नेता अब समय इजाजत दे रहा है, इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।